दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंस एंड कोहेसेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये क्या बताना चाह रहा है। इसमें हमें बात करनी है कोहेरेंस के बारे में और कोहेसेंस के बारे में। इन दोनों के बारे में हम बात कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखेंगे हमें एग्जाम में लिखना कैसे है, क्या क्या हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये दोनों टर्म्स क्या है, पैराग्राफ राइटिंग और एसे राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोहेरेंस क्या होता है, कोहेसेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे कोहेरेंस का मतलब, कि कोहेरेंस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे कोहेरेंस है क्या। तो कोहेरेंस का मीनिंग क्या है, लॉजिकल कनेक्शंस ऑफ आइडियाज़। एक तो ये हो गया इसका मतलब। दूसरा है स्मूथ फ्लो ऑफ थॉट्स, हमारे थॉट्स का स्मूथ फ्लो। फिर अगला है आइडियाज़ का स्टिक टुगेदर होना। तो इसमें क्या है, अगर हम इसको आसानी से समझें इसकी डेफिनेशन से, कोहेरेंस इन राइटिंग इज द लॉजिकल लिंक बिटवीन वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। कोहेरेंस राइटिंग यूजेज टूल टू कॉन्टैक्ट आइडियाज विद इन ईच सेंटेंस एंड पैराग्राफ। तो ये क्या मतलब है इसका, कोहेरेंस का मतलब है लिखा हुआ कंटेंट लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए ताकि रीडर को इजीली समझ में आ सके। अगर कोहेरेंस नहीं होगा तो रीडर क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। उसको क्या है, जो आइडियाज़ है ना उसमें उससे डिस्कनेक्टेड लगेंगे, और जो पढ़ रहा है ना उसका पढ़ने का फ्लो है रीडर का, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि कोहेरेंस की मैंने डेफिनेशन बता दी, कोहेरेंस क्या है। तो आप इसको एग्जाम में लिखेंगे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा एलोबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है इसको। मेन आइडियाज़ एंड मीनिंग कैन बी हार्ड फॉर द रीडर टू फॉलो इफ द राइटिंग्स लैक कोहेरेंस। इन कोहेरेंट टेक्स्ट there are logical links between the words, sentence, paragraph of the text. The terms come from the Latin verb coherens, which mean to stick together. Another way to describe coherence is to say that it has to do with good and smooth text flow. A writer must maximize understanding of a text by making it clear and logical as possible. तो इसमें क्या है, राइटर कोशिश करेगा कि रीडर को आसानी से समझ में आ सके, इसलिए क्या है, वर्ड को, सेंटेंस को और पैराग्राफ को आपस में क्या करेगा, लॉजिकली लिंक कर देगा, कनेक्ट कर देगा। तो उसे क्या बोलते हैं, किसके थ्रू करेगा, कोहेरेंस। तो उसे बोलते हैं कोहेरेंस। अब कोहेरेंस कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कोहेरेंस की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं आराम से। कोहेरेंस मेक ए टेक्स्ट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। गुड राइटर नो हाउ टू इंटरेक्ट वेल थ्रू राइटिंग। टू बिगिन विद, they know the goals of text and they know who the intended audience is. They have a sense of what question readers may have in mind. Good writer also know how to link sentence together in a logical and orderly way. तो एक अच्छा राइटर उसको कैसे लॉजिकली कनेक्ट करेगा, ऑर्डरली वे में कैसे कोहेरेंस का यूज़ करेगा, तो वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला टाइप आ गया हमारे पास। कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोहेरेंस। तो पैरेललिज्म हो गया, कोहेरेंस बिटवीन वर्ड्स। तो इसमें क्या है, कोहेरेंस बिटवीन वर्ड जिसे पैरेललिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब सिमिलर ग्रामेटिकल फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कि कई बार हम यूज़ करते हैं जीरेंड का यूज़ कर दिया, तो एक जगह जंपिंग कर दिया, तो एक जगह हम क्या रन का यूज़ नहीं कर सकते, वो क्या अभद्र लगेगा। तो इसमें क्या है, पैरेललिज्म इसलिए होता है कि जंपिंग, रनिंग, स्टेकिंग, इस प्रकार के वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, between each word coherence can be created by parallelism. Parallel structure means using similar grammatical forms between word in sentence. Parallelism is a particularly vital for words in list. If you are writing a list of things someone likes to do, then each activity in the list should take the same grammatical form. For instance, if one verb in the list takes ऑन द ing, मतलब जीरंड, यहाँ लिखा हुआ भी है जीरंड फॉर्म लाइक रनिंग, देन द अदर वर्ब्स इन द लिस्ट शुड आल्सो बी इन द जीरंड फॉर्म। मतलब क्या है, एक सेंटेंस में अगर एक जीरंड है तो लगभग सेंटेंस के हिसाब से सारे जीरंड होने चाहिए। अगर जीरंड नहीं है सारे तो क्या है, थोड़ा ओड लगेगा लिखने में, क्या पढ़ने में क्या है, रीडर को परेशानी होगी, उसका ब्रेक हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल बताया इन्होंने, सारा लाइक्स टू जंप, रनिंग एंड स्टेक। तो इसमें क्या है, इसने एक रनिंग का यूज़ किया, बाकी क्या है, जंप और स्टेक है, थोड़ा ओड लग रहा है। इसकी बजाय क्या लिखेंगे इसको, सारा लाइक्स जंपिंग, रनिंग एंड स्केटिंग।
तो ये इसका इजी फॉर्मेट हो जाएगा, इसलिए पैरेललिज्म इसका एक टाइप है, इसको हम बता सकते हैं। अगला है हमारा कोहेरेंस बिटवीन सेंटेंसेस, कि कोहेरेंस सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, तो इसके बीच में कैसे होते हैं, इसके मेथड होते हैं। तो इसमें क्या है, रिपीटेशन इसका और ट्रांजिशनल टूल की मदद से इसमें सेंटेंस के बीच में कोहेरेंस का यूज करेंगे। कोहेरेंस कैन बी क्रिएटेड बिटवीन सेंटेंस थ्रू रिपीटेशन एंड ट्रांजिशन टूल्स। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स अक्रॉस सेंटेंस हेल्प टू रिपीट द सेम आइडियाज बिटवीन सेंटेंसेज। तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स क्या करेंगे, सेंटेंस के बीच में उसको आइडियाज के बिटवीन में सेंटेंस में उसमें कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे। वन वे टू यूज रिपीटेशन टू क्रिएट कोहेरेंस इज टू रिपीट द सेम वर्ड और phrase at the end of one sentence and the start of the next sentences to show how ideas connect. Here is an example of sentences that create coherence through repetition. The most important part of an essay is to three statement. तो मतलब इसमें क्या है, कुछ वर्ड्स है जो इसको रिपीटेशन में यूज करेंगे तो उसकी मदद से क्या हो जाएगा, कोहेरेंस हो जाएगा। तो सेकंड टाइप कौन सा हो गया, रिपीटेशन हो गया। इसके बाद ट्रांजिशन वर्ड हो गया, इसी में क्या है, कुछ ट्रांजिशन वर्ड है जैसे कि फर्स्ट, देन, लेटर और देयरफॉर, ये क्या है, ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन वर्ड का यूज करके भी कोहेरेंस एंड सेंटेंस के बीच में कोहेरेंस डेवलप कर सकते हैं। तो कौन सा है, फर्स्ट, लेटर, देन और देयरफॉर जैसे वर्डों का यूज करके इसमें क्या है, ट्रांजिशनल वर्ड का यूज करके सेंटेंस के बीच में कोहेरेंस डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, रिपीटेशन एंड ट्रांजिशनल टूल्स। अब देखेंगे कोहेरेंस बिटवीन पैराग्राफ्स, दो पैराग्राफ के बीच में कोहेरेंस कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में बताया गया है। ट्रांजिशनल वर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड बिटवीन ट्रांजिशनल वर्ड्स कैन बी यूज्ड बिटवीन पैराग्राफ्स। वर्ड्स, उस किस वर्ड्स का यूज करेंगे, दो पैराग्राफ के बीच में, देयरफॉर, हाउएवर, येट, दस, फर्स्ट, लेटर, देन, इनके बीच में यूज करके पैराग्राफ्स के। अदर वेज टू क्रिएट कोहेरेंस बिटवीन पैराग्राफ इंक्लूड हैविंग ए steady paragraph structure and point of view. The structure of a coherent paragraph include topic sentence which focuses on the main idea. The topic sentences usually comes first in paragraph. The topic sentences is followed by supporting sentences that develop the idea. The finally concluding sentence to the tie it all together. तो ये क्या है, पैराग्राफ को एक दूसरे से टाई कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जिससे कोहेरेंस बन जाएगा। तो ये बिटवीन द पैराग्राफ्स क्या हो गया, कोहेरेंस हो गया। इसमें क्या है, हर पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस होता है, कंक्लूडिंग लाइन होती है, तो उनको कनेक्ट करना जरूरी है, इसलिए कोहेरेंस इंपॉर्टेंट होता है। अब आ गया हमारा, हमने कर दिया कोहेरेंस कंप्लीट। अब आ गया कोहेसन क्या होता है, कोहेसन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोहेसन्स का मतलब क्या है, कोहेसन्स मीन्स होता है ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंकिंग। तो क्या है, पहला क्या था, उसमें कनेक्टिविटी थी वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ के बीच में। अब क्या आ गया इसमें, ग्रामेटिकल लिंकिंग, सिग्नल वर्ड का यूज़ करेंगे, सेंटेंसेस को जोड़ने वाले टूल्स का उपयोग करेंगे। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं मैं, तो लिंकिंग डिवाइस जो आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं उसे कोहेसन्स बोलते हैं। अगर कोहेसन्स ओवरऑल फ्लो है तो कोहेसन्स फ्लो को बनाने वाले टूल्स हैं। कोहेरेंस क्या करेगा, ओवरऑल फ्लो बनाएगा। तो अगर उस जो टूल है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, कोहेसन्स बोलते हैं। तो अब कोहेरेंस हमने समझ लिया, अब बात करते हैं कोहेसन की। अनदर मेथड विच ब्रिंग अबाउट कोहेरेंस इन ए पैराग्राफ इज द यूज ऑफ कोहेसिव डिवाइस। मतलब जो कोहेरेंस बन रहा है ना, वो किसका उपयोग करके बन रहा है, कोहेसिव डिवाइस का। और सिग्नल वर्ड्स और साइन पोस्ट बिटवीन सेंटेंसेस और एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंसेस। दीज वर्ड्स फ्रेजेस विल हेल्प यू एज राइट टू मूव स्मूथली फ्रॉम वन सेंटेंस टू द नेक्स्ट एंड शो लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस। तो ये इसके बीच में क्या दिखाएंगे, लॉजिकल रिलेशनशिप शो करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोहेसन्स हो जाएगा। ये इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर इसको थोड़ा बहुत आप एलोबरेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन द एग्जाम्पल बिलो। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं कि इसको कैसे उपयोग किया गया है। तो इसमें क्या है, मेनली जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, फर्स्ट, सेकेंडली, मोर एवर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स का यूज़ करके ये क्या करते हैं, कोहेसिव डिवाइस बनाते हैं, जिससे कोहेरेंस बन जाएगा आपका सेंटेंस में या पैराग्राफ में। ये साइंस पोस्ट की तरह काम करते हैं। रीडर को क्या है, डायरेक्शन मिलती है कि आगे क्या आने वाला है, किस प्रकार हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हमारे हो गए। टू एक्सप्रेस रिजल्ट करने के लिए किस प्रकार के वर्ड यूज़ करेंगे, देयरफॉर, एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली। इस प्रकार एग्जाम्पल के लिए, कंपैरिजन के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, एडिशन के लिए, टाइम के लिए, सिक्वेंसेस के लिए इस प्रकार के वर्ड्स यूज़ करेंगे जो हमारे कोहेसिव वर्ड्स होंगे। कोहेसिव डिवाइस और सिग्नल वर्ड्स और सिग्नल पोस्ट यूज टू लिंक सेंटेंसेस कैन आल्सो बी इफेक्टिव फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ। तो ये हमारा कोहेसिव यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो अब इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ कोहेसिव कौन कौन से थे, टू एक्सप्रेस रिजल्ट पहला हो गया, अब फिर क्या है, टू गिव एग्जाम्पल दूसरा हो गया, टू एक्सप्रेस कंपैरिजन तीसरा। तो ये क्या है, कोहेसिव के टाइप हैं। ये चौथा टाइप हो गया, ये पांचवा टाइप हो गया, ये छठा टाइप हो गया, ये सातवां टाइप हो गया। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। सीक्वेंस के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन नेक्स्ट, फाइनली। टाइम के लिए नाउ, लेटर, मीन वाइल, सिंस, देन, आफ्टर दैट, बिफोर दैट टाइम। एडिशन के लिए मोर ओवर, फर्दर मोर, आल्सो, बिसाइड्स, इन एडिशन। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के लिए कौन सा करेंगे, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड। कंपैरिजन के लिए सिमिलरली, लाइकवाइज। एग्जाम्पल के लिए कौन सा यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, स्पेसिफिकली और इलिस्ट्रेशन। इस प्रकार के वर्ड्स का यूज करेंगे तो कोहेसन बन जाएगा अपना। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कोहेरेंस क्या होता है, ओवरऑल जो लॉजिकल फ्लो है ना वो बनाता है कोहेरेंस। कोहेसन क्या करेगा, लिंकिंग टूल है उसके लिए। फिर क्या है, कोहेरेंस क्या करेगा, बिग पिक्चर क्लियरिटी करता है कि इसमें क्या पिक्चर क्लियर हो रही है। कोहेसन क्या करेगा, स्मॉल कनेक्टिंग डिवाइस प्रोवाइड कराता है। इसमें कोहेरेंस में क्या है, आइडियाज़ के कनेक्शन होंगे, एक आइडिया दूसरे आइडिया से कनेक्ट होगा। वहीं कोहेसन क्या होगा, वर्ड और फ्रेज का कनेक्शन है। तो सिंपल ट्रिक क्या होगी, कोहेरेंस है फ्लोज ऑफ आइडियाज़, कोहेसन क्या है, ग्लू दैट जॉइंट आइडियाज़। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर इसको आपको एग्जाम में लिखना है, इसकी डेफिनेशन है कोहेरेंस की क्या होगी, कोहेरेंस इज द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ दैट मेक्स राइटिंग क्लियर एंड स्मूथ। अब कोहेसन की क्या होगी, कोहेसन्स रेफर टू द यूज लिंकिंग वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल डिवाइस दैट कनेक्ट्स सेंटेंस एंड आइडिया टुगेदर। तो दोनों की डेफिनेशन भी समझ गए, बिल्कुल इजी है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ इन राइटिंग डिस्कस, कि हमारे कितने टाइप के पैराग्राफ्स हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पैराग्राफ हम आमतौर पर, जैसा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल पैराग्राफ देखते हैं, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कि कितने टाइप के हैं, कैसे इनको देखना है, कैसे इनको करना है। तो पैराग्राफ राइटिंग सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स के पैराग्राफ होते हैं। आज हम 7 इंपॉर्टेंट टाइप्स के पैराग्राफ देखेंगे। कितने टाइप के, 7 टाइप के, जिनको हम एक एक करके समझेंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है, इनमें क्या क्या खासियत होती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पैराग्राफ के पहले टाइप में हम देखेंगे नरेशन पैराग्राफ। इसमें क्या होता है कि नैरेटिव पैराग्राफ हमेशा क्या है, एक स्टोरी को बताता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम, क्लाइमैक्स और रिजोल्यूशंस इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे, नरेशन पैराग्राफ्स आर मोस्ट स्पेसिफिकली यूज्ड इन ए फिक्शन। तो ये कहाँ यूज होते हैं, फिक्शन में यूज होते हैं। एज सच दे विल कंटेन ऑल नेसेसरी पार्ट्स। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो इसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, प्रोटैगनिस्ट, जिसे मैंने बताया था कैरेक्टर्स, सेटिंग, गोल्स, ऑब्स्टेकल, क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन, ये इसके पार्ट्स होते हैं। राइटिंग नरेशन पैराग्राफ रिक्वायर्स कॉन्सिक्वेंटली सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड टाइमलाइन। दे आर मैनी डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स इंक्लूड इनटू द बॉडी। तो उसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी इंक्लूड होते हैं। नरेशंस पैराग्राफ बट इट कंपोज्ड करेक्टली, द पैराग्राफ विल फ्यूचर मच मोर एक्शन देन डेपिक्शन। इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि एक नैरेटिव पैराग्राफ कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या एलिमेंट है, इसमें बताया गया है। अगर आपको देखना है कि नैरेटिव पैराग्राफ कैसा होता है तो आप इसको रीड करके एक बार देख सकते हैं। इस पैराग्राफ में रीड करेंगे तो इसके एलिमेंट्स पता लगेंगे, इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो इसमें पहला एलिमेंट है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, इन द अबव पैराग्राफ द प्रोटैगनिस्ट इज सीता, मतलब क्या है, करेक्टर है, वो इज इंट्रोड्यूस्ड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो प्रोटैगनिस्ट होता है जो करेक्टर्स है, ये मेनली क्या है, स्टोरी के पहले शुरुआत में बताए जाते हैं। फिर आता है हमारा सेटिंग, सीताज हाउस इन द सेटिंग। फ्रॉम द पैराग्राफ रीडर कैन लर्न अबाउट हर बेडरूम। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट इट इज ए 2 स्टोरी हाउस विद एन एटिक एंड फेंस्ड गार्डन। तो ये क्या है, सेटिंग के बारे में भी बताता है, प्रोटैगनिस्ट के बारे में भी बताता है। फिर इसमें क्या है, इसका गोल क्या है, द गोल ऑफ द स्टोरी इज टू एक्सप्लेन
कैटास्ट्रोफे विद सीता, तो ये गोल को भी बताता है इसका क्या गोल है। फिर इसके बाद ऑब्स्टेकल क्या है इसमें, व्हाट स्टॉप सीता फ्रॉम कमिंग डाउन द अर्लियर ऑन, फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन, गेटिंग ड्रेस्ड और रिपीटिंग बीजरे साउंड कमिंग फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द हाउस। तो इसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल है वो भी बताया। इसमें क्लाइमेक्स क्या हुआ, सीता ट्राइंग टू चेक व्हाट वाज कोजिंग द साउंड, उसका कारण क्या है वो बताया। फिर इसका रिजोल्यूशन क्या है, सीता फॉल्स फ्रॉम द स्टेयर्स एंड कॉल्स राम टू हेल्प हर टू गेट अप, उसको उठने के लिए बुलाया, तो इसका ये रिजोल्यूशन हो गया। तो ये क्या है, एक नैरेटिव पैराग्राफ है जिसे हमने बताया कि इसमें ये पार्ट होते हैं। नैरेटिव पैराग्राफ किस चीज़ में यूज किया जाता है, फॉर स्टोरी टेलिंग, तो ये आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेनली 1-2 पार्ट आ सकता है इसका, अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो छोटे पार्ट में, परंतु आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सा होता है, तो ये आप आसानी से बता सकेंगे। नैरेटिव पैराग्राफ डज नॉट नीड टू बी क्रोनोलॉजिकल, एक्शन कैन बी फ्लैशबैक एंड लुकिंग बैक इन ऑर्डर टू मूव द स्टोरी फॉरवर्ड। तो ये नैरेटिव अपना क्या हो गया, पैराग्राफ हो गया। अगला हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ किसी चीज़ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है। इसमें क्या करता है, ये किस किस चीज़ पर फोकस करेगा, क्लियर एक्सप्लेनेशन देगा, स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा और स्पेसिफिक डिटेल्स देगा। इसमें क्या है, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब का यूज़ होगा, तो वो क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ्स होते हैं। प्रेफरेबली डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ्स शुड कंसंट्रेट ऑन एक्शंस। पहले वाला फिक्शन पे करता था, नैरेटिव वाला ये किस चीज़ पे करता है, एक्शंस पे, जिसमें वर्ब्स होगी रेदर देन दी सेंसेशंस, जो कि एडवर्ब एडजेक्टिव हैं। राइटर शुड अज्यूम द रोल ऑफ द रीडर whose idea of the described event is in entirely constructed by the paragraph content. Description paragraphs should be detailed, clear and rendered the represented reality chronologically rather than the providing advice. तो ये क्या है, प्रोवाइड जो एडवाइस है ना उसको प्रोवाइड कराने के बजाय क्या देते हैं, रियलिटी को बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स ought to focus the वाइटल इन्फॉर्मेशन दैट प्रेजेंटेड इन स्टेप बाय स्टेप मैनर, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैनर में इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो इसका मेनली फोकस क्या हुआ, क्लियर एक्सप्लेनेशन देगा, स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन होगी और स्पेसिफिक डिटेल को बताएगा। ये डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ का एग्जाम्पल है। इस स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। अब हम देखते हैं इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में यूज होते हैं। पहला इसमें इन्फॉर्मेशन यूज होगा। जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स डिस्क्राइब द आइडियाज़ करते हैं एंड थिंग्स एज वेल एज इन्फॉर्म अबाउट देयर फंक्शंस, उसके फंक्शंस के बारे में बताता है। तो पहला कौन सा हो गया, एलिमेंट कौन सा हो गया, इन्फॉर्मेशन। दूसरा कौन सा है, कॉन्टेक्स्ट, कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट है इसमें, तो कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देगा ये। इन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, मोर ओवर द कॉन्टेक्स्ट इन विच गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इज आल्सो सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्शन एंड इवैल्यूएशन। तो ये क्या है, कंटेंट स्पेशलाइजेशन होता है। इसका एक्सप्लेन करेगा कि कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या लिखा गया है। पहला इन्फॉर्मेशन में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरा कौन सा हो गया, कॉन्टेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन। तीसरा है हमारा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो इसमें क्या बताता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स यूज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वोकेबलरीज दैट डिस्क्राइब एक्शंस, किसको, एक्शंस को बताता है, एज वेल एज वोकेबलरी डिनोटिंग वैल्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ थिंग्स, जो कि नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में बताता है। जैसा कि मैंने इसके शुरुआत में ही बताया था कि इसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो गया। तो इसमें हमने 2 टाइप देख लिया। अब देखेंगे हम इसका थर्ड टाइप, ये है हमारा डेफिनेशन टाइप। इसमें क्या देखेंगे, डेफिनेशन पैराग्राफ किसी टर्म का मीनिंग एक्सप्लेन करता है। तो डेफिनेशन पैराग्राफ का यही एक मतलब है। तो सिर्फ ये नहीं बताता है कि क्या है, बल्कि इसका क्या बताएगा, ओरिजिन बताएगा, मेथड बताएगा, एग्जाम्पल्स बताएगा, इसमें जो कंपैरिजन होगा वो भी करेगा। तो सब इसमें इसको एक्सप्लेन करता है। तो इसके एलिमेंट्स कौन से हैं वो देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट इज़ ए पैसेज दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए टर्म यूजिंग इवेंट हैपनिंग्स। ए स्ट्रॉन्ग एफर्ट शुड बी मेड टू क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट समथिंग इज एंड नोट व्हाट इज नोट। तो ये बताता है कि ये क्या है, इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल बताएगा कि किसी टर्म का मीनिंग एक्सप्लेन करता है, किसके साथ, ओरिजिन, मेथड, एग्जाम्पल, कंपैरिजन के साथ। तो ये इसका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। और डेफिनेशन पैराग्राफ की एग्जाम्पल है जो कि हम नीचे देख सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, तो इसको पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से यूज होंगे,
मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। पहला हो गया इसका कौन सा एलिमेंट है, मीनिंग। द फ्रेगमेंट अबोव एक्सप्लेन वाई सर्टेन कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो ये इसका मीनिंग हो गया। दूसरा है अकाउंट ऑफ ओरिजिन थिंग्स, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। द फ्रेगमेंट ब्रीफली, तो ये उस पैराग्राफ है ना, इसका एग्जाम्पल से बता रहा है कि इसमें क्या क्या बताया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फिर इसमें कौन सा मेथड यूज हुआ है, मेथड बताएगा, फिर इसका एग्जाम्पल बताएगा और उसका कंपैरिजन बताएगा कि कौन सा एग्जाम्पल यूज हुआ है और कौन सा कंपैरिजन किया गया है। फिर तीसरा कौन सा बताएगा, इसका सोर्स कहाँ से ये लिया गया है। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। तो ये इसके एलिमेंट कितने हो गए, पहला मीनिंग, दूसरा अकाउंटिंग ऑफ ओरिजिन थिंग्स, दूसरा मतलब हो गया ओरिजिन, तीसरा मेथड, चौथा एग्जाम्पल, पांचवा कंपैरिजन और सिक्स्थ इसका सोर्स हो गया। तो इसके कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। अगला देखते हैं हम, अगला पैराग्राफ जो कि फोर्थ टाइप है, क्लासिफिकेशन पैराग्राफ। क्लासिफिकेशन पैराग्राफ किसी सब्जेक्ट को कैटेगरीज में डिवाइड करता है। तो मतलब क्या है, इसमें सब्जेक्ट है ना, उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा। फिर उसमें क्या देगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है क्लासिफिकेशन पैराग्राफ में, इसकी डेफिनेशन, फिर उसके साथ वो कंपैरिजन देगा, फिर इसमें लास्ट में कॉन्ट्रास्ट होता है। तो इसके साथ क्या है, इसका कोई एग्जाम्पल होगा जो कि हमने इसमें दे रखा है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर इसकी क्या क्या फीचर है, एलिमेंट है, वो समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन पैराग्राफ की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। राइटिंग ए क्लासिफिकेशन पैराग्राफ अनलाइक अदर टाइप ऑफ पैराग्राफ्स टेक ए स्लाइटली वेरिड अप्रोच। इट शुड रिलाई ऑन बोथ डेफिनेशंस एंड कंपेयरिंग। Writer should classify the subject of the paragraph in a specific context, providing comparison and comparing to corresponding ideas. Classification can be performed on multiple levels. कौन सा पहला, सिमेंटिक, जिसको क्या करता है, कंपेयर करता है डिफरेंट मीनिंग ऑफ थिंग्स को। फिर लिंग्विस्टिक, जो क्या करता है, यूजिंग वोकेबलरी टू शो कॉन्ट्रास्ट करता है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो इसका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं कि इसका क्या एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद एलिमेंट ऑफ ए क्लासिफिकेशन पैराग्राफ, तो इसमें देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स हैं क्लासिफिकेशन पैराग्राफ के। तो पहला इसमें होगा इसकी डेफिनेशन। तो ये क्या, सबसे पहले क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन बताता है। टर्म, आइडिया एंड ऑब्जेक्ट presented in a classification paragraph is briefly defined by its own terms that include definition, its origin, meaning and function. तो इस पैराग्राफ में मेन क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। फिर इसके बाद आता है कंपैरिजन। क्लासिफिकेशन पैराग्राफ्स विल यूजुअली डिफाइन थिंग्स by comparing and contrasting them, showing crucial functions and diverse use or meaning in a analogical context. तो इसका क्या होगा, ये कंपेयर करेगा दो चीज़ों को। तो इसमें क्या आ गया, कंपैरिजन हो गया। फिर आ गया मल्टीपल कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन पैराग्राफ विल कंपेयर आइडियाज इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसको कंपेयर करता है आइडियाज को। सो एज एस्टिमेट स्पेसिफिकली द पोटेंशियल ऑफ ईच ऑफ द डिस्क्राइब्ड थिंग इन द डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में इसको कंपेयर करता है। डिस्क्रिप्टिव वोकेबलरीज का यूज करता है। एडवर्ब, एडजेक्टिव शुड पॉइंट टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू और मोर थिंग्स, जैसे कि ब्लैक वर्सेज वाइट, बोरिंग वर्सेज इंटरेस्टिंग, इस प्रकार की क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव वोकेबलरीज का प्रयोग करता है। फिर इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ, जो कि है हमारा प्रोसेस एनालिसिस पैराग्राफ। इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ है वो क्या बताता है, ये इंस्ट्रक्शन टाइप पैराग्राफ होता है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन टाइप दी जाती है जिसमें एक खास तरह की स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होती है, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज का यूज होता है, नो इमोशनल लैंग्वेज, कोई इमोशनल लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको समझेंगे हम, जैसे कि द सो कॉल्ड प्रोसेस एनालिसिस पैराग्राफ यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ ए हाउ टू पैराग्राफ विच गाइड रीडर थ्रू ए प्रोसेस और एक्शन टू बी परफॉर्म्ड। इट इज वेरी ब्रीफ एंड यूजेज फॉर्मल नॉन डिस्क्रिप्टिव वोकेबलरीज। इट शुड बी रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो हमेशा क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। विच अकाउंट्स फॉर द सब्सिक्वेंट एक्शंस। इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक पैराग्राफ दे दिया इन्होंने, इस पैराग्राफ के एग्जाम्पल है, इसके बेस पर इसमें क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं वो बताया गया है। तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, इसमें क्या है, एक क्लैरिटी होती है, फिर लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन होती है, बस इतना ही होता है इसमें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके बारे में जानना जरूरी है। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पैराग्राफ में, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एक बार देख सकते हैं इसको एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में कि इसमें इसकी क्या खासियत होती है। तो एक्सपोजिटरी क्या होता है, व्याख्यात्मक प्रकार का पैराग्राफ होता है जिसमें व्याख्या की जाती है। तो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एक्सप्लेन करता है किसी टॉपिक को ऑब्जेक्टिवली,
तो किसी टॉपिक को ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लेन करना ही क्या बोलते हैं, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। इसमें क्या होते हैं, अगर कोई चीज़ को ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब करेगा तो उसमें क्या होगा, फैक्ट्स होंगे, रिसर्च होगी, एविडेंस होगा, या कोई थर्ड पर्सन की लैंग्वेज यूज होती है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। इसको आप अगर लिखना आ गया कि एक्सपोजिटरी पैराग्राफ बताओ कि क्या होता है, तो उसको कैसे लिखोगे। ऑफन टाइम्स दिस काइंड ऑफ पैराग्राफ इज यूज एज ए कंपोनेंट ऑफ अदर टाइप्स। इट इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई और एक्सप्लेन ए प्रॉब्लम और ए फिनोमिना। तो इसमें क्या होता है, ये क्लैरिफाई करता है या एक्सप्लेन करता है किसी प्रॉब्लम को या किसी फिनोमिना को। राइटिंग एक्सपोजिशन पैराग्राफ रिक्वायर स्ट्रिक्ट फोकस ऑन एविडेंस, मतलब मेन फोकस किस पे होता है, एविडेंस पे, फिर ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज पे। इट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ कंपैरिजन, इसमें क्या होगा, कंपैरिजन के कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन एलिमेंट प्रोवाइड कराएगा ये। कॉन्ट्रास्ट और काज ऑफ इफेक्ट राइटिंग, इसके क्या कारण है वो भी बताया जाएगा। बोथ फैसिलिटेट एक्यूरेट एक्सपोजिशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर, तो क्लियरली सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात होगी। या इसका एक पैराग्राफ एग्जाम्पल दिया गया है, इस पैराग्राफ एग्जाम्पल के बेस पे एक एलिमेंट्स मिलेगा आपको। तो ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, इसके बेस पे क्या करना है, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो कि मैंने ये बताई है, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ क्या होता है, फिर इसके बाद इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। पहला है फॉर्मल लैंग्वेज, इसमें हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी। थर्ड पर्सन वॉइस एंड साइंटिफिक टर्म आर यूज इंस्टेड ऑफ इनफॉर्मल, इमोटिव और वोकेबलरी की। इसके बजाय इसमें क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज होगी। इसमें आप एक लाइन लिख देंगे तो ये चल जाएगा। फिर इसके बाद एविडेंस इंक्लूड रेफरेंस टू रिसर्च, नेमिंग ऑफ द ऑथर्स ऑफ द इंक्वायरी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड कंपेरिजन्स, तो ये एविडेंस का यूज होगा। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन का यूज होगा इसमें। द पैराग्राफ अकाउंट्स फॉर वेराइटी ऑफ, इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डाइजीज एक्सप्लेनिंग द रिस्क ऑफ द सिम्टम्स, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करेगा कि कोई चीज़ क्यों घटित हो रही है, तो उसके बारे में क्लियरली बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। फिर इसके बाद है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, पीछे क्या घटित हुआ उसके बारे में भी जानकारी देगा। द पैराग्राफ रिलेट्स ऑलरेडी कंडक्टेड रिसर्चेज एंड देयर प्रीलिमिनरी results as well as provides information on further medical inquiry. It also gave example of possible medical interventions. तो जो इस कहानी में घटित हो रहा है ना ये वाला, इसमें क्या है, इसमें जो बैकग्राउंड में चल रहा है उसके बारे में भी इसने डिटेल में बताया है। तो ये इसके कुछ एलिमेंट थे जो कि क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज, एविडेंस, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो 4 टाइप के क्या यूज़ किए हैं इसने, एलिमेंट्स यूज़ किए हैं जो कि हमने बताया है। फिर आता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ पैराग्राफ, वो देखेंगे। लास्ट टाइप ऑफ पैराग्राफ में देखेंगे पर्सुएशन पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में हमें क्या क्या खासियत देखने को मिलेगी वो इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे। इस पैराग्राफ की क्या डेफिनेशन है, इसके क्या मेजर एलिमेंट्स हैं, तो उनके बारे में। जो पर्सुएसिव पैराग्राफ है ना, वो होता है प्रेरक, हमें जो प्रेरणा देता है। पर्सुएसिव पैराग्राफ का गोल एक अलग ही होता है, तो रीडर को क्या करेगा, वो कन्विंस करेगा। तो इसका पर्सुएसिव पैराग्राफ का गोल क्या है, रीडर को कन्विंस करना। इसमें क्या क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखेगा, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रखेगा और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट हैंडलिंग रखेगा, जिसमें इसके ये मेन एलिमेंट हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पर्सुएशन पैराग्राफ रिक्वायर्स इनकरेजिंग एंड डायनेमिक लैंग्वेज, दे आर एम्ड एट persuading other into taking the particular action or adopting certain point of view. They should be avoid of descriptive content and instead rely on imperative mode. तो ये इसका क्या हो गया, persuasive इसकी डेफिनेशन होगी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, persuasive paragraph is main target and to achieve goal that reader to made convince on the topic of the paragraph. It includes strong opinion, evidence and counter argument handling. इस प्रकार इसकी आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। ये इसका एक एग्जांपल दे दिया इन्होंने कि इसका क्या एग्जांपल है। फिर इसमें इसके एलिमेंट्स दे दिए कि इस पैराग्राफ में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसका क्या है, बीइंग विद ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ योर ओपिनियन और पोजीशन। तो इसमें क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और पोजीशन, इसका पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा क्या है, सपोर्ट योर पोजीशन विद ऑर्गेनाइज एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसके बाद दूसरा क्या हो गया, इसके बोला है कि एक जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो ऑर्गेनाइज पोजीशन है, उसके साथ क्या है, रेलिवेंट रहना है। तो इसका मतलब हो गया आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। एंटिसिपेट एंड एड्रेस द रीडर कंसर्न एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट। आपके पास एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए जिससे आप सामने वाले को
कन्विंस कर सको कि भाई हाँ मेरी ये बात सही है। तो इस प्रकार ये हमारे क्या है 7 टाइप के पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें आपको अगर एग्जाम में आता तो लिखना कैसे है, कोई भी एक पैराग्राफ उठा लेंगे, उसकी पहले आपको क्या लिखनी है, एक डेफिनेशन लिखनी है जो कि आप इतनी सी होगी। फिर इसके क्या है एलिमेंट्स कितने हैं उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। इस प्रकार ये आपका आंसर अचीव हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार ये क्या है हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कंपोजिशंस डिस्कस विद एग्जांपल। हमें डिस्कस क्या करना है कि कंपोजिशन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो इसको जानने से पहले इसका जानते हैं कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी टॉपिक पर ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग। कंपोजिशन क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। वो किस पर डिपेंड करती है कि टॉपिक कौन सा है, टॉपिक का पर्पज क्या है, अप्रोच कैसी है, ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट कैसा है। मेन हमारे पास कितनी है, 4 टाइप की कंपोजिशंस होती हैं। पहला एक्सपोजिटरी, दूसरा आर्ग्यूमेंटेटिव, तीसरा नरेटिव और चौथा डिस्क्रिप्टिव। तो ये 4 प्रकार की हमारे पास क्या हो गई, कंपोजिशन हो गई। इसको हम एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं टाइप ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन कैन बी सॉर्टेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट, अप्रोच कैसी है एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ टॉपिक। नो कंपोजिशन हाउएवर नीड टू बी ऑफ वन काइंड, यू मे मेथड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ कंपोजिशन टू। तो इसके क्या है, ये किस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास टॉपिक कैसा है, पर्पज कैसा है, अप्रोच कैसी है, ट्रीटमेंट कैसा है सब्जेक्ट का, इस पर डिपेंड करती है। इसके हिसाब से पहले प्रकार का कंपोजिशन कौन सा है, एक्सपोजिटरी कंपोजिशन में क्या है, व्याख्यात्मक कंपोजिशन। इसमें एक्सपोजिटरी कंपोजिशन का पर्पज होता है एक्सप्लेन करना, इन्फॉर्म करना और क्लैरिफाई करना। इसमें राइटर क्या करेगा, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन देते हैं, इमोशंस कम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टोन ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, क्लियर एक्सप्लेनेशन होगी, लॉजिकल स्ट्रक्चर होगी, एग्जाम्पल होगा, डेफिनेशन होगी और इंस्ट्रक्शन होंगी। सीधी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। इसमें अब क्या है, डेफिनेशन दे दोगे, बेनिफिट एक्सप्लेन कर दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे या क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दोगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोजिटरी। तो इसमें देखेंगे द एक्सपोजिशन टाइप ऑफ कंपोजिशन यूजुअली एग्जामाइन ए कैरेक्टर और ए सिचुएशन, गिव द डायरेक्शन, define the term as well as to make something clear to one does not understand something. Here the writer tries to show some information to the readers to make them understand and informed about the certain information. तो ये क्या बताता है, जो एक क्या है प्रेज्यूमेबल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो क्लियर करता है। तो सीधी सी बात है, एक्सप्लेन करेगा, इन्फॉर्म करेगा और क्लैरिफाई करेगा। इसका मतलब हो गया एक्सपोजिटरी कंपोजिशन। अगला है सेकंड टाइप का आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होता है, एक गोल होता है, रीडर को कन्विंस करेगा, ओपिनियन को चेंज करेगा और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराएगा। इसमें लॉजिक, इमोशंस दोनों यूज होते हैं, जिससे क्या होता है आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन हो जाएगा। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर पोजीशन होगी, स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एक अच्छा एविडेंस होगा और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा और एक कंक्लूजन होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंटिव कंपोजिशन। द आर्ग्यूमेंटिव टाइप ऑफ कंपोजिशन अपील्स टू द रीडर्स रीजनिंग कैपेबिलिटी एज वेल एज टू द रीडर्स इमोशन। दिस टाइप ऑफ कंपोजिशन मेक्स द रीडर चेंज देयर माइंड, their attitude as well as their points of view and feelings. In here, the writer tries to convince the reader by giving an argument will challenge their reasons with regards to their opinion, thoughts about certain things or idea. तो सीधी सी बात है, आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन में रीडर को कन्विंस करेगा, वो अपना ओपिनियन रखेगा और एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देगा, जिससे क्या हो जाएगा एक आर्ग्यूमेंटिव कंपोजिशन रेडी हो जाएगा। इसमें क्या है, अगला है हमारा नैरेटिव कंपोजिशन। नैरेटिव कंपोजिशन में क्या होता है कि नैरेटिव कंपोजिशन एक स्टोरी को बताता है। इसमें क्या होगा, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, हाउ इट हैपेंड कैसे घटित हुआ। 2 सिंपल सी चीज़ें होती हैं, इसको एक्सप्लेन करेगा। इसकी एक स्ट्रक्चर होती है, इसमें एलिमेंट्स को सेट किया जाता है, इसके कैरेक्टर्स होंगे, सेटिंग होगी, प्रॉब्लम होगी, क्लाइमैक्स होगा, रिजोल्यूशन होगा। जो हमने 5th क्वेश्चन में किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, वहीं इसमें सेम है, वहीं करवा रखे हैं। द नरेशन टाइप ऑफ कंपोजिशन गिव्स द रीडर
with the feelings of a particular event as well as give the readers to sense of actually seeing what happened and how it happened. They are discussed here. The writer tries to stress the story of a particular event by narrating or telling it to the reader. तो इसमें सीधी सी बात है, द नरेशन टाइप क्या होता है, कंपोजिशन रीडर को बताएगा कि क्या घटित हो रहा है। इसमें कैरेक्टर्स बताएगा पहले कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, फिर सेटिंग बताएगा, फिर क्या होगी एक प्रॉब्लम को बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, फिर इसमें क्लाइमैक्स डालेगा, फिर लास्ट में एक रिजोल्यूशन दे देगा। तो वो क्या हो जाएगा, नैरेटिव कंपोजिशन हो जाएगा। इसको आप इंग्लिश में लिख देंगे तो आप आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है लास्ट वाला डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में बताएगा इसको। इसका एक गोल होता है जिसमें बताता है कि रीडर को क्या फील करवाना है, सीन इमेजिन करवाएगा, एक्सपीरियंस को शेयर करेगा। इसमें क्या है, सेंसरी लैंग्वेज यूज होती है। कौन सी लैंग्वेज होगी, जिसमें थोड़ी सेंस लगेगी। व्हाट यू सो, आपने क्या देखा, व्हाट यू हियर, आपने क्या सुना, व्हाट यू फेल्ट, आपने क्या महसूस किया। इसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या है, इसके फीचर्स होते हैं। क्या करेगा, विविड लैंग्वेज को यूज़ करेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब को यूज़ करेगा, इमोशंस टोन को यूज़ करेगा। तो इस प्रकार इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ कंपोजिशन यूजुअली ट्राइज टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड हाउ द राइटर फेल्ट। वो कि उसको महसूस कराता है कि जो सुनने वाला या पढ़ने वाला है ना, वो कैसा महसूस कर रहा है। सर्टेन सर्कमस्टांस इन फर्दर मेक यू रीडर सी और हियर समथिंग एज द राइटर सा और हियर्ड। इट आल्सो मेक्स रीडर टू फील क्वालिटी और डायरेक्ट एक्सपीरियंस। उसको क्या है, एक्सपीरियंस फील कराता है। इन हेयर द राइटर ट्राइज टू डिस्क्राइब वट ही सीज फील्स टू द रीडर्स, मेकिंग द रीडर्स सी वट सा, फील वट ही फेल्ट, कि उसने क्या महसूस किया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 4 टाइप की कंपोजिशन देखे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे। एक्सपोजिटरी, आर्ग्यूमेंटिव, नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव। जैसे इसके नाम बता रहे हैं वैसे इसकी चीज़ें हैं। जो मैंने आपको सेम बताया है वही चीज़ें आप इसमें लिख देंगे।